संस्कार भारती की ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट सेकंड रीति काल के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य में रीति काल का आरंभ, ये तीसरा कालखंड आदिकाल भक्ति काल के बाद में ये तीसरा कालखंड है, जिसमें हिंदी साहित्य को यानी एक नई विधा प्रदान की, श्रृंगार और नायिका भेद के रूप में। रीति काल का जो समय अवधि है या नामकरण को लेकर के और तथा यानी इनके तीन विभाजन को लेकर के कौन कौन से ऐसे कवि हैं जो रीति काल को अपने अनुरूप ढालने का काम किया। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हम रीति शब्द का अर्थ बताते हैं। रीति का मतलब होता है, रीति से अर्थ है किसी कार्य को करने की एक विशिष्ट पद्धति, जिसे रीति कहा जाता है। रीति का अर्थ होता है किसी कार्य को करने की एक विशिष्ट विधि। ठीक है। अब रीति में रीति का यहां अर्थ ये भी शैली, पद्धति, कार्य प्रणाली, मार्ग, आदि, ये सभी रीति के नाम से प्रचलित है। शैली, पद्धति, कार्य प्रणाली या मार्ग, इसे रीति के नाम से पुकारा जाता है। तो देखिए, रीति काल में सभी कवियों ने यानी अलग अलग विचारधारा के अनुसार, वैसे तो सारे कवियों ने एक श्रृंगार की एक विचारधारा को सभी ने अपनाया था, तो कुछ कवि ऐसे थे जो अपनी अपनी रीतियों के अनुसार वो चलते थे, रीतिबद्ध हो, रीति मुक्त हो या रीति सिद्ध हो। इन सभी कवियों ने अपनी अपनी पद्धति के अनुसार उस समय कार्य की रचना की थी। इसकी जो समय अवधि है, वैसे तो आपको 1700 से लेकर के 1900 तक की इसकी कालावधि मानी गई है। कालावधि मानी गई है आचार्य शुक्ल के अनुसार। शुक्ल ने इसका समर्थन किया है। शुक्ल ने कहा कि इसकी अवधि 1700 से लेकर के 1900 तक की कालावधि है। इसमें जितने भी साहित्यिक रचे गए लगभग रीति से संबंधित वो सभी कार्य जो कार्य थे, उन सभी कार्यों का समर्थन आचार्य शुक्ल ने किया। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रीति है, रीति काल के संबंध में आचार्यों के नाम, आचार्य द्वारा नामकरण किस आचार्य ने क्या नाम दिया रीति काल के संबंध में? नामकरण। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो रीति नामकरण में मिश्र बंधु का अगर नाम लें, मिश्र बंधु ने इसको कहा है अलंकार काल। दूसरा है डॉक्टर रसाल। इन्होंने नाम दिया है जिसका नाम है कलाकाल। क्योंकि इसमें सबसे सर्वाधिक कला की सबसे ज्यादा जो है, कला से तात्पर्य यहाँ है
कि उस समय जो रचनाएं होती थी, उस समय कलाओं में भाषा शैली को लेकर के, अलंकार को लेकर के, छंद को लेकर के, नायिका भेद को लेकर के जो कलात्मक दृष्टिकोण रहता था कवियों का, उन कवियों के दृष्टिकोण को यहाँ सामने रखा है। डॉक्टर रसाल ने उसे कलाकाल के नाम से दी है। इसी तरह विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, तीसरा है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे क्या नाम दिया है? श्रृंगार काल। श्रृंगार काल, इसे श्रृंगार काल का नाम दिया है। चौथा, अगर हम बात करें चौथे की, तो उसे रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया है? रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र उत्तर मध्य काल का नाम दिया है उन्होंने, उत्तर मध्य काल। इसी तरह से जो हमारे अन्य जितने भी कवि हैं, जो वामन है, वामन ने इसे रीति मार्ग का है, रीति मार्ग का नाम देकर के पुकारा है। ठीक है। इसी प्रकार अगर हम देख रहे हैं, बात करें देव की, तो देव ने इसे नायिका भेद के रूप में भी कहा है। नायिका भेद के रूप में ज्यादा स्वीकार किया है, इसको नायिका भेद के रूप में भी जाना जा सकता है। तो इस प्रकार हमारा जो रीति काल का ये जो काल की अवधि है, इसमें नामकरण में देने वालों में मिश्र बंधु ने अलंकार, डॉक्टर रसाल ने कलाकाल, विश्वनाथ प्रसाद ने श्रृंगार काल, रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्य काल और वामन ने रीति मार्ग और कवि देव ने नायिका भेद के नाम से संबोधित किया इस काल अवधि को। इसी प्रकार से देखिए, ये सभी नामकरण के संबंध में समर्थक लोग थे जिन्होंने इसका नामकरण किया, रीति काल का। अब हम बात करते हैं रीति काल का वर्गीकरण। रीति का वर्गीकरण, विभाजन। अगर हम विभाजन की बात करें तो देखिए, ये तीन है। हम अगर बात करें विभाजन की तो हम ले सकते हैं, सबसे पहले लेते हैं रीतिबद्ध। रीतिबद्ध, रीतिबद्ध रीतिबद्ध। दूसरा है रीति मुक्त, और तीसरी को हम लेते रीति सिद्ध। ये तीन विचारधाराएं थी जो रीति काल के विभाजन को प्रकट कर रही थी। तीन भागों में बटा था। रीतिबद्ध जो काव्य परंपरा थे उनमें थे नामकरण के अनुसार केशवदास के बाद में भिखारी दास, उसके बाद में आता है चिंतामणि, उसके बाद में आता है आपके मतीराम के बाद में आता है पद्माकर के बाद में आता है देव। ये सभी रीतिबद्ध काव्य परंपरा को आगे बढ़ाने वाले कवि थे।
तो रीति मुक्त में घनानंद थी। बोधा ठाकुर आलम, इनका नाम भी हम ले सकते हैं, गणानंद, बोधा, ठाकुर। और इस तरह से ये जो नामकरण है गणानंद, बोधा, ठाकुर, आलम और द्विजदेव, ये तो थी रीति मुक्त में। इसमें वृंद और भूषण, वृंद भूषण कवियों का नाम, कवि का नाम भी लिया जा सकता है, सुदन और लाल। तो इस तरह से जितने भी कवि हैं, इन सभी कवियों ने इस प्रकार ये रीति सिद्ध काव्य धारा के महान कवि माने जाते हैं। रीति सिद्ध में कौन कौन से आ सकते हैं? एक तो बिहारी, सेनापति, सेनापति भी जो है वो रीति के उसी काल में आते हैं जिस काल में बिहारी आते हैं। तो इस प्रकार सेनापति का नाम भी इस श्रेणी में लिया जा सकता है। इसके अलावा आचार्य रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त, तीन काव्य रीति। सेनापति का नाम भी लिया जा सकता है, सुदन और लाल, लाल का नाम भी लिया जा सकता है। और इसमें ये तीन काव्य धारा की विचारधारा के कवि हैं। रीति सिद्ध में बिहारी, सेनापति, सुदन और लाल। रीति मुक्त में घनानंद, बोधा, ठाकुर, आलम, द्विजदेव। एक द्विजदेव भी है, द्विजदेव ये भी है। वृंद और भूषण का नाम भी लिया जा सकता है। इस प्रकार एक है रसखान, रसखान का नाम भी रीति मुक्त काव्य धारा के अंतर्गत आता है। इसके अलावा हमारे जो अन्य कवि हैं जैसे केशवदास, भिखारी, चिंतामणि, मतीराम, पद्माकर, देव, ये सब रीतिबद्ध में हैं, ये रीति मुक्त में हैं और ये रीति सिद्ध में हैं। ठीक है, ये तीन विचारधाराएं थी जो रीति काल को अलग अलग भागों में विभाजित किए हुए थी, अलग अलग वर्गों में उसे बांटे हुए थी। इसलिए अब हम देखते हैं कि इस विभाजन के पश्चात अर्थात किस प्रकार का जो साहित्य है वो उस समय लिखा जा रहा था, किस तरह की रचनाएं उस समय हुई थी। देखिए, सबसे पहले देखते हैं रीतिबद्ध, रीतिबद्ध यानी रीतिबद्ध करें, यानी कि इस वर्ग में वे कवि थे जिन्होंने बंदी बंधाई, बंदी बंधाई परिपाठी को अपनाया। यानी एक ही वर्ग, यानी इसमें आचार्य हम
कवि वर्ग सम्मिलित थे। और इसमें श्रृंगार, नायिका भेद, और कला पक्ष की प्रधानता रही है। इस वर्ग में वो कवि थे जिन्होंने बंदी बंदाई परिपाटी को अपनाया, जिसमें आचार्य एवं कवि वर्ग सम्मिलित थे, जिसमें श्रृंगार, नायिका भेद और कला पक्ष की प्रधानता भी। रीतिबद्ध काव्य धारा के वो कवि कहलाते हैं। यानी एक ही उन्होंने अपनी एक परंपरा, एक रीति रिवाज जो भी था, उसी रीति रिवाज और परंपरा को उन्होंने अपनाया। इसलिए इस कवि के लिए संबंध में ये कहा जाता है कि जैसे आपके केशवदास है, केशवदास ये जिन्होंने अलंकार, छंद आदि की कोई कमी नहीं रखी अपने काव्यों में। अलंकार और छंद इनके काव्य में भरपूर रूप से है, और सभी कवियों ने अलंकार छंदों का जो प्रयोग है वो अपने इच्छा के अनुसार किया है और भरपूर रूप से किया है। और रस तो है ही, रस तो शामिल किया गया है, लेकिन रस में श्रृंगार रस की प्रधानता रही है, हम ये कह सकते हैं। एक रस था मुख्य रीतिबद्ध काव्य धारा के अंतर्गत, वो था श्रृंगार रस। रस यद्यपि हृदयगत अनुभूति का विषय है, कलागत विषय का नहीं है, लेकिन रस के कारण काव्य में एक कहने का तात्पर्य है कि रस के कारण काव्य में एक तारतम्यता आई। रस के कारण इनका काव्य सर्वाधिक प्रसिद्ध रहा है, इसलिए इस काल को श्रृंगार रस के रूप में भी जाना जाता है। मूल कारण यही है। तो वो सबसे जो ज्यादा महत्व देने वाले थे वो थे रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि। अब हम देखते हैं कि इन्होंने ये परंपरा अपनाई, तो वहां दूसरी तरफ एक वर्ग और था जिसका नाम था रीति मुक्त, रीति मुक्त। इस वर्ग में वे कवि सम्मिलित थे जिन्होंने बंदी बंदाई परिपाटी को, बंदी बंदाई परिपाटी को अस्वीकार कर दिया। इन्होंने स्वच्छंद रूप से या मुक्तक रूप में अपनी काव्य की रचना की, अपने काव्य की रचना की, जिसमें आप घनानंद का नाम ले सकते हो। इस वर्ग में वे कवि सम्मिलित थे जिन्होंने बंदी बंदाई परिपाटी को अस्वीकार कर दिया और इन्होंने स्वच्छंद रूप में मुक्त काव्य के रूप में काव्य की रचना की। ये इनकी विशेषता है, वो रीति मुक्त हो गए। कहने का तात्पर्य है कि ये बिल्कुल, कहने का मतलब इसमें रीति मुक्त कवियों ने हृदयगत पक्ष को स्थान दिया। हृदयगत
गत भावना को प्रधानता दी। इसलिए इनका जो काव्य है वो आध्यात्मिक कह सकते हैं, एक हृदयगत काव्य है। उसमें गणानंद, बोधा, ठाकुर, आलम, द्विज देव जितने भी कवि है सभी ने उस मुक्तक परंपरा को अपनाया था, मुक्तक काव्य परंपरा को ही सर्वाधिक महत्व दिया था। अब देखिए, अब आता है आपके रीति मुक्त के बाद में आता है रीति सिद्ध काव्य, रीति सिद्ध कवि। इस वर्ग में, इस वर्ग के कवियों ने लक्ष्मण ग्रंथों की रचना नहीं की, अपितु उन्होंने अलंकार, गुण, रस, ध्वनि और वक्रोक्ति, नायिका भेद, शास्त्रीय प्रणाली के अनुरूप काव्य की रचना की, वे सिद्ध कवि कहलाए। जिसमें आप ले सकते हो बिहारी, सेनापति, मेवाच, तजनेश, अवश्य, ये सब रीतिबद्ध विचारधारा के कवि थे जिन्होंने अलंकार, गुण, रस, वक्रोक्ति इन सभी चीजों को स्वीकार किया। रीति सिद्ध कहलाए, वे अपने आप में सिद्धस्थ थे, यानी कि उनका जो कार्य है या काव्य प्रणाली है वो सिद्धस्थ थी, किसी भी प्रकार की व्यवधान या इनके कार्य में नहीं था। ये रीति सिद्ध कवि थे। अब देखिए, अब हमारे आता है रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त काव्य की। तो अब आता है रीति काव्य की विशेषताएं। कौन कौन सी रीति काव्य की विशेषताएं हैं जो इस कालखंड में देखने को मिलती है? तो देखिए, रीति काव्य में अगर हम देखें तीनों को मिला करके
क्योंकि तीनों ही रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त, तीनों की विशेषताओं को हम इसमें सम्मिलित कर सकते हैं, क्योंकि ये सब रीति काव्य के ही अंतर्गत आते हैं, रीति काव्य के बाहर नहीं आते। इसलिए हम उसको रीति काव्य के अंतर्गत रखते हुए रीति काव्य की विशेषताओं को हम ध्यान में रखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम विशेषताओं को देखें तो वह है आचार्य एवं कवि दोनों आचार्य एवं कवि दोनों रूपों में पहचान बनाना चाहते थे। ये पहली विशेषता। कुछ कवि थे जो कवि तक सीमित रहते थे, लेकिन देवी जैसे कवि, केशव दास जैसे कवि आचार्य भी थे और कवि भी थे। कवि जो है वो ज्यादा शास्त्रों में, इन विवादों में नहीं पड़ता, उसकी हृदयगत अपनी शैली होती है, उसी की वो बात करता है। तो यहाँ पर कवि ने देखिए आचार्य एवं कवि दोनों रूपों में अपनी पहचान बनाना चाहते थे, क्योंकि वो साहित्य की रचना में अपने आचार्यत्व का छाप, यानी संस्कृत भाषा की निष्ठ या बौद्धिक भाषा का प्रयोग करते हुए हम ये कह सकते हैं कि इस वर्ग के कवि व आचार्य दोनों रूपों में पहचान बनाकर यानी बौद्धिक शैली में संस्कृत निष्ठ भाषा में काव्य की रचना करना चाहते थे। इसमें अलंकार, छंद, काव्य गुण, शब्द शक्ति, इसमें अलंकार, छंद, काव्य गुण, शब्द शक्ति और काव्य गुण के अतिरिक्त शब्द शक्ति और रस की प्रमुखता देते थे वो। कारण ये प्रमुख कवि थे। केशव, देव, मतीराम, चिंतामणि, जिन्होंने आचार्यत्व के पद को स्वीकार किया है। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि इसमें श्रृंगार की प्रधानता, रीति काव्य में श्रृंगार की प्रधानता रही है।
संयोग एवं वियोग श्रृंगार का चित्रण देखा जा सकता है। नारी सौंदर्य के कारण श्रृंगार को महत्व दिया गया। नारी सौंदर्य के कारण श्रृंगार को महत्व दिया गया। श्रृंगार की प्रधानता रही। संयोग श्रृंगार एवं वियोग श्रृंगार का चित्रण देखा जा सकता है। नारी सौंदर्य के कारण श्रृंगार को महत्व दिया गया। श्रृंगार का तीसरा हम ये देख सकते हैं, जैसे बिहारी है। बिहारी ने नारी सौंदर्य को सर्वाधिक महत्व दिया। उसके अंग प्रत्यंग का मार्मिक और सर्वश्रेष्ठ चित्रण किया है कवि बिहारी ने। तो इस प्रकार ये जो कालखंड है, श्रृंगार काल की प्रधानता में श्रृंगार रस की प्रधान रही, जिसमें श्रृंगार को सर्वाधिक महत्व दिया गया। अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि किस तरह से कवियों ने श्रृंगार के कारण अपनी विशिष्ट पहचान इस काल में बनाई। हम इसी को देखते हैं और देखते हुए बताते हैं कि यहां से बाद में है। श्रृंगार में कवियों ने भक्ति परक देवी देवताओं को नायक नायिकाओं के रूप में भक्ति का आंशिक रूप देखा जा सकता है। यानी जैसे बिहारी ने राधा के सौंदर्य पर अनेक दोहे लिखकर बिहारी ने राधा के सौंदर्य पर अनेक दोहे लिखकर कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति का अनूठा स्वरूप प्रदान किया है। अनूठा स्वरूप प्रदान किया है। जैसे मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी, जातन
झाई परी श्याम हरि दूती हुई। हरि दूती होई। यहां पर राधा की प्रार्थना की गई है। भक्ति का ही एक रूप है, एक छोटा सा रूप जो कवि बिहारी ने इन पंक्तियों के माध्यम से, मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी सोई जातन झाई परे श्याम हरि दूती हुई, इसके माध्यम से कवि ने यहाँ पर कृष्ण से अनुरोध न करके राधा के रूप में किया है। इसीलिए देवी देवताओं क्या हो गए, राधा एक नायिका के रूप में आई है यहाँ। तो राधा नागरी का मतलब होता है चतुर, जहां तन की तन यानी शरीर की छाया मात्र पड़ने से कृष्ण भी क्या हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। तो यहाँ पर सांसारिक बाधा को हटाने के लिए कहने का मतलब होता है कि वो राधा की स्तुति करते हैं, राधा के उस भक्ति और प्रेम को महत्व देते हैं। तो उनकी भक्ति में कहते हैं कि राधा कृष्ण राधा से प्रेम करते हैं। अगर राधा कृष्ण होगी तो कृष्ण ही प्रसन्न हो जाएंगे। कि जिस राधा की महिमामयी रूप के कारण कृष्ण भी खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से वह प्रसन्नता अगर मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि डालेगी तो मेरे संसारिक जितने भी कष्ट हैं उनका यथाशीघ्र निवारण हो जाएगा। ये सब इस श्रृंगार के पदों में हम देख सकते हैं, क्योंकि वैसे श्रृंगार का जो शुद्ध रूप है वो रीति काल में देखा, या भक्ति का शुद्ध रूप इस काव्य में देखा नहीं जाता है। अब देखिए वियोग श्रृंगार भी आता है इसमें, यानी वियोग श्रृंगार ये एक पक्ष है, सुयोग श्रृंगार का ही हम मान सकते हैं। वियोग श्रृंगार ये दूसरा पक्ष है इसका, जिसे हम कह सकते हैं। वियोग श्रृंगार के अंतर्गत कवि ने वियोग का अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। जैसे राधा का विरह में जलकर जैसे राधा का विरह में जलकर पूरी तरह से बेसुध हो जाना, बेसुध हो जाना, क्या नाम है, सांसों में अग्नि प्रज्वलित होना, ये सारी चीजें हैं जो अतिशयोक्तिपूर्ण रूप से हैं। श्रृंगार को ही इन्होंने मजाक बना दिया, एक इतना अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन की दिया कि भक्ति का रूप विलीन हो गया, समाप्त हो गया। फिर भी एक आंशिक रूप से, क्योंकि जिस तरह से रीति काल के कवियों ने श्रृंगार को अपनी काव्य का विषय बनाया, अगर हम श्रृंगार को रीति काल से निकाल दें तो निश्चित रूप से रीति काल में कुछ विशेष नहीं रहेगा। इसलिए रीति काल की प्रमुख विशेषताओं में श्रृंगार की विशेषता को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। ये हम रीति काव्य की विशेषताओं के अंतर्गत इनको रख सकते हैं। वियोग श्रृंगार के अंतर्गत जैसे एक उदाहरण के रूप में हम देखते हैं वियोग श्रृंगार का। कवि बिहारी के ही दोहों को के अंतर्गत हम देखते हैं
कि किस तरह से कवि ने श्रृंगार का जो रूप है वो हमारे सामने रखा है। नेनन 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 नेहन नेहन नेनन को कछु को कछु उपजी बड़ी बलाए उपजी बड़ी बलाए नीर भरे नित प्रति रहे। तब न प्यास बुझाए, तब न प्यास बुझाए, यानी नेत्रों की दशा के बारे में लिखा है। यानी कि ये जितनी अधिक बरसती है, गिरती है, उतनी ही फिर भी प्यास नहीं बुझती है। अतिशयोक्तिपूर्ण रूप से वर्णन है इसमें नायिका की विरह व्यथा दशा का बड़ा रोचक और मार्मिक वर्णन किया गया है। ये सभी रीति काव्य की एक विशेषताओं के अंतर्गत आ सकता है। नेहन को कछु उपजी बड़ी बलाए नीर भरे नित प्रति रहे तब न प्यास बुझाए। यहाँ कवि बिहारी जी कहते हैं नेहन का मतलब होता है प्रेम। प्रेम के कारण नेत्रों को एक बड़ी ही बलाय का मतलब होता है एक रोग उत्पन्न हो गया है, एक भयानक रोग हो गया है। क्या है कि नित प्रति यानी जिस तरह से वर्षा की एक झड़ी लगी रहती है उसी तरह से सदैव मेरे आंखों से आंसू गिरते रहते हैं, फिर भी वो प्यास नहीं बुझती है। यानी कहने का मतलब होता है कि वह जो विरह की अवस्था है उस अवस्था में कोई कमी नहीं आती, उल्टा विरह और बढ़ जाती है। जैसे जैसे उस शरीर को सांत्वना मिलती है, विरह वेदना के आंसू गिरते रहते हैं, तो मेरी जो प्यास है वो ज्यों की त्यों बनी रहती है। तो यहाँ अतिशयोक्तिपूर्ण रूप से वर्णन है और यहाँ एक नायिका का बड़ा ही रोचक और यानी कि हम कह सकते हैं कि एक विरह की मार्मिक दशा के साथ साथ एक अतिशयोक्तिपूर्ण रूप भी देखने को मिलता है। अब देखिए, अब हम आते हैं अगली जो विशेषता है कि कौन सी ऐसी विशेषता है जो यह है तीसरी, वो है नारी सौंदर्य की प्रधानता। नारी सौंदर्य की प्रधानता रीति काव्य में नायिका भेद के रूप में नारी के नक्शे शिख तक का नक्शे शिख नक्शे नक्शे शिख ये शिख ही आएगा।
नक्शे शिक तक का संपूर्ण सौंदर्य इनके काव्य की विशेषता रही है। जिसमें हम बिहारी का नाम ले सकते हैं, जैसे बिहारी, देव, आपके केशव, मतीराम, चिंतामणि, ये ऐसे कवि थे जिन्होंने रीति काव्य में नारी सौंदर्य को काव्य का विषय बनाया। जैसे बिहारी की सतसई, बिहारी की सतसई, जिसमें राधा के सौंदर्य को आकर्षक शब्दों में व्यक्त किया है। आकर्षक सौंदर्य में व्यक्त किया है। अब देखिए कौन कौन सा ऐसा है जो आकर्षक। अब इसका उदाहरण हम देखते हैं। अंग अंग नग जगमगा, जगमगत, जगमगत, दीप सिखासी देह, दीप सिखासी देह, दिया बढ़ाए, दिया बढ़ाए, हो रही, कहो, उजियारी, गेह, गे यानी घर, दे यानी शरीर। एक नायिका के सौंदर्य के शारीरिक सौंदर्य की चर्चा करते हुए कवि बिहारी जी कहते हैं कि अंग अंग नग जगमगत दीप सिखासी देह, दिया बड़े हूं रहे कहो उजारी गए। कहने का मतलब घर में दिया जल रहा है, उसके बुझाने पर भी नायिका के शारीरिक सौंदर्य से घर में उजाला है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि वो दिए की समान जगमगा रही है नायिका। तो कहने का मतलब यहाँ अतिशोक्तिपूर्ण रूप के साथ साथ या नायिका के सौंदर्य को अति महत्व दिया गया है। नग की भांति या दीपक की भांति उसकी जो देह है, शरीर है, वो चमक रहा है। घर में अंधेरा करने पर, दिया बुझाने पर भी नायिका के सौंदर्य में कोई कमी नहीं आती, वो सौंदर्य सदैव बना रहता है। इस सौंदर्य की अनुभूति इस पद्यांश में कराई है कवि देव ने। तो इस प्रकार देव ने, या हम ये बिहारी का नाम ले सकते हो कि ये बिहारी का तोहा है। तो इस प्रकार नारी सौंदर्य की रीति काव्य में नायिका भेद के रूप में नख से सिख तक का संपूर्ण सौंदर्य इनके काव्य की विशेषता रही है। बिहारी देव बिहारी, केशव, मतीराम, चिंतामणि ऐसे कवि थे जिन्होंने रीति काव्य में नारी सौंदर्य को काव्य का विषय बनाया। जैसे बिहारी की सतसई, जिसमें राधा के सौंदर्य को आकर्षक शब्दों में व्यक्त किया है।
अंग अंग नग जगवा दीप सकासी देह गया बड़े उदय कहे उजारी गए। तो इस प्रकार में एक नायिका का अद्वितीय सौंदर्य का चित्रण इसमें किया गया है।